हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे ईवीएस। देखिए, मैं आपको बता दूं, जो सीटेट में ईवीएस आता है वो 30 मार्क्स का आता है। तो 30 मार्क्स में से 15 मार्क्स का तो कंटेंट आता है और 15 मार्क्स की आती है पेडागोजी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जो कंप्लीट करेंगे वो 15 मार्क्स का कंटेंट कंप्लीट करेंगे और 5 से 6 मार्क्स की पेडागोजी कंप्लीट करेंगे। वो मैं क्यों कह रही हूँ कि 5 से 6 मार्क्स की पेडागोजी कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि ये पेडागोजी ईवीएस के जो कंटेंट की बुक है उसी में पेडागोजी भी थोड़ी बहुत शामिल है। तो 5 से 6 मार्क्स की आपकी पेडागोजी इस कंटेंट के साथ कंप्लीट हो जाएगी। तो एक वीडियो आपको केवल ये महा मैराथन देखनी है, जिसमें आपके 15 से 20 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, 15 से 20 मार्क्स आपके केवल इसी महा मैराथन से कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद आपको पेडागोजी की वीडियो मिलेगी, जिसमें आपकी पेडागोजी कंप्लीट होगी, वो भी एक महा मैराथन होगी। तो उसमें आपके 10 से 15 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो 2 मैराथन होगी ईवीएस की, एक तो ये जो आप देख रहे हो, एक इसके बाद आपको मिलेगी जो पेडागोजी की होगी। ठीक है, इसके बाद आपकी प्रैक्टिस के लिए एक और महा मैराथन होगी, जिसमें केवल आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है, तो ये 3 मैराथन देखनी है आपको, और मैं ये गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आपके 30 में से 30 मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो आपको केवल ये 3 मैराथन देखनी है। और आपको देखना कैसे, सबसे पहले आपको जो ये मैराथन है कंटेंट की, आपको ये देखनी है। इसको आपको 2 या 3 बार देखना है। वो मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि अगर आप इसको 2 या 3 बार देख लेंगे तो आपको ये साथ के साथ याद हो जाएगी, और कोई पॉइंट आप भूल रहे हैं तो आप उसको नोट कर लें। इसके बाद आपको पेडागोजी की देखनी है। पेडागोजी के बाद आप खुद अपने आप में ये इम्प्रूवमेंट देखेंगे। मैं केवल आपके लिए वो क्वेश्चन लाऊंगी जो प्रीवियस पेपर में आए हैं। आप खुद उन क्वेश्चन को देख के ये कहेंगे कि हाँ, वाकई कंटेंट और पेडागोजी वाली जो महा मैराथन है उसमें से हमारा जो पेपर है वो फंस रहा है। ठीक है, तो आपको केवल इतना करना है और आपके 30 में से 30 मार्क्स आएंगे, ये मैं गारंटी से कह सकती हूँ। ठीक है, तो ये तो हो गई वीडियो और महा मैराथन के बारे में। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने कंटेंट की इस महा मैराथन को। देखिए, सबसे पहले हम कंप्लीट करेंगे क्लास 3rd को, और ये क्लास 3rd का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या कहा गया है, बच्चे अपने आसपास के लोगों और चीज़ों को देखकर समझ पर बहुत कुछ सीखते हैं। ठीक है, समझकर बहुत कुछ सीखते हैं। तो ये हो गया पेडागोजी से रिलेटेड कि बच्चे अपने आसपास की जो चीज़ें होती हैं उन्हीं को ऑब्जर्व करते हैं, उन्हीं से बहुत कुछ सीखते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट, जानवरों के चलने का ढंग अलग अलग होता है। कुछ चलते हैं तो कुछ रेंगते हैं, कुछ उड़ते हैं तो कुछ तैरते हैं। इसके लिए कुछ पैरों की मदद लेते हैं तो कुछ पंख की, कुछ तो पूंछ का सहारा भी लेते हैं। तो देखिए, ये जानवर जो शब्द है उसका यहाँ केवल सभी तरह के कीड़े मकोड़े जो हैं उनके लिए भी यूज़ किया गया है जानवर शब्द का, क्योंकि जो 3rd क्लास के बच्चे होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि वो इतना बारीकी से वर्गीकरण नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगर ये पॉइंट आए तो बहुत से लोग ये सोचेंगे कि जानवर जो हैं वो जैसे कि गाय भैंस हो गई, इन्हीं को केवल जानवर मानेंगे, कोई कीड़े मकोड़े जो होते हैं, पक्षी जो होते हैं, इनको हम जानवर नहीं मानेंगे। तो इसमें सभी तरह के कीड़े मकोड़े, पक्षी और पशुओं को शामिल किया गया है जानवर शब्द में। ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट जो आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद जानवर अलग अलग जगह रहते हैं, कुछ पेड़ पर रहते हैं तो कुछ पानी में, कुछ ज़मीन पर रहते हैं तो कुछ उसके नीचे, कुछ तो हमारे घर में भी रहते हैं, जैसे कि कुत्ता हो गया, और कबूतर भी ज़्यादातर घर में ही घोंसला बनाता है या खंडर में। तो ये उसके बारे में कहा गया है। तो जानवर क्या होता है, अलग अलग जगह रहते हैं। ये हो गया अगला पॉइंट। इसके बाद अगला पॉइंट, बच्चों को सृजनात्मक गतिविधियों जैसे उंगलियों और अंगूठी पर रंग लगाकर, ये अंगूठा है यहाँ पर। ठीक है, अंगूठा पर रंग लगाकर चित्र बनाना अच्छा लगता है। उन्हें अपनी इच्छा से अलग अलग तरह के डिज़ाइन बनाने के लिए प्रोत्साहित करें। तो ये पेडागोजी से रिलेटेड पॉइंट है। जो अगर कोई पॉइंट आए और उसमें ये लिख रहा हो कि बच्चों को सृजनात्मक गतिविधियां कराएं, तो सबसे अच्छा पॉइंट उसमें सृजनात्मक गतिविधियां हैं। ठीक है, तो ये पेडागोजी से रिलेटेड है। इसके बाद
आगे देखते हैं हम। देखिए अगला पॉइंट है, जिंगसा में किसी चित्र के ऐसे टुकड़े होते हैं कि उनको मिलाने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। जो पजल जो होती है जिंगसा, जैसे जैसे कोई 2-3 टुकड़े रख दिए, जैसे कोई पिक्चर है और उसको काट दिया अलग अलग तरह से, मानो ये एक पिक है और इसको कोई काट दे और फिर इसको बच्चा मिलाए, तो उसे बोला जाता है जिंगसा। ठीक है। इसके बाद जिंगसा ऐसा बनाया जाए कि उसमें कुछ चुनौतियां हो, सीधे सीधे टुकड़े न हो जो आसानी से ही जोड़े जा सकें। बच्चों को इस तरह की गतिविधियां करने के मौके दें तथा उनको काम की प्रशंसा करें। ठीक है, उनके काम की प्रशंसा करें। ऐसे मौके भी देने चाहिए जिंगसा के लिए। उसमें केवल सीधे सीधे टुकड़े ना होने चाहिए जिनको बच्चे आसानी से जोड़ दें, ऐसे टुकड़े होने चाहिए जिनमें दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़े। ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट, और ये यहाँ से स्टार्ट हो गया हमारा चैप्टर 2। चैप्टर 2 में बच्चे यह खेल खुद खेलकर पेड़ पौधों में पाए जाने वाली गतिविधियों को देखकर महसूस कर पाएंगे। अलग अलग बच्चे यदि पौधों की परी बनेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि वह खुद वर्गीकरण का आधार चुनेंगे। देखिए इस पार्ट में क्या था, चैप्टर 2 में केवल इसमें ये था कि एक बच्चा पौधों की परी बनता है और वो सब बच्चों से कहता है कि सब बच्चे हर पेड़ के तने को पकड़ो या फिर पत्तियों को पकड़ो, ऐसे इंस्ट्रक्शन देता है, तो बच्चे ऐसे ही करते हैं। तो इससे क्या होता है, इस खेल से जो पेड़ का जो वर्गीकरण है वो हो जाता है और वो उसको बच्चे समझ पाते हैं। तो ये इसी के बारे में कहा गया है। इसके बाद अगला पॉइंट है, बच्चों को कविता गाना अच्छा लगता है, उन्हें ज़बरदस्ती याद करने को नहीं कहा जाए। अच्छा होगा कि सभी बच्चे कक्षा में साथ साथ गाएं। तो ये पेडागोजी का पॉइंट है। आपको देखिए यहाँ पे इसमें भी लिखा हुआ है कि कभी भी बच्चों को ज़बरदस्ती याद करने पर जोर न दिया जाए। अगर उसमें ये पूछा जाए कि नेगेटिव पॉइंट क्या है, तो नेगेटिव पॉइंट यही होगा कि बच्चों को कभी भी ज़बरदस्ती से याद करने के लिए प्रेरित नहीं किया जाए। ठीक है। और अगर उसमें पॉजिटिव पॉइंट पूछा जाए तो आपको ये काट देना है, क्योंकि बच्चों को कभी भी याद करने के लिए जोर नहीं देना है। ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट, मशहूर कलाकार विष्णु चंचालकर इंदौर मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। ये ऐसे सूखे पत्तों से बढ़िया चित्र बनाते हैं, यह कलाकारी भी उन्हीं से प्रेरित है। तो देखिए आपने देखा होगा एनसीईआरटी की बुक में कि ये जो सूखे पत्ते हैं, इसमें क्या है कि ये सूखे पत्ते लेते हैं और उससे किसी से चूहा बना दिया, किसी से मोर बना दिया, ऐसे उन सूखे पत्तों से ऐसे बना देते हैं चित्र। तो ये जो मशहूर कलाकार हैं, ये इनका नाम है विष्णु चंचालकर। ये सूखे पत्तों से बढ़िया चित्र बनाते हैं और यह कलाकारी भी उन्हीं से प्रेरित है। सूखे पत्तों से जो बढ़िया चित्र बनाए जाते हैं, ये कलाकारी किससे प्रेरित है, विष्णु चंचालकर से। और ये कहाँ के हैं, इंदौर मध्य प्रदेश की। तो ऐसे ही पॉइंट पूछे जाते हैं आपको, ये आपको लर्न करने हैं। इसके बाद अगला पॉइंट, बच्चों को किसी एक पेड़ से रिश्ता बनाने के लिए प्रेरित करें। उसे पानी देना, उसकी देखभाल करना, उसको बारीकी से देखना आदि, इससे पर्यावरण के प्रति उसका लगाव भी बढ़ेगा। तो देखिए ये पेडागोजी का पॉइंट है और कई बार पूछा भी गया है ये क्वेश्चन कि बच्चों को पर्यावरण के प्रति प्रेरित करने के लिए सबसे अच्छा पॉइंट कौन सा है। तो उसमें तरह तरह के दिए जाते हैं कि बाहर घूमना, टहलना, ऑब्जर्व करना, और एक होता है कि पेड़ों से रिश्ता बनाना, किसी एक पेड़ से रिश्ता बनाना। तो उसमें जो ये पॉइंट है यही करेक्ट होता है कि किसी एक पेड़ से बच्चे को रिश्ता बनाने के लिए प्रेरित करें। ठीक है। तो ये हो गया पेडागोजी का पॉइंट। इसके बाद अगला चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 3। इसमें है अपने इलाके में गाई या सुनाई जाने वाली पानी से जुड़ी कविताएं और गीत बच्चे कक्षा में गाएं। इससे अपने समुदाय के ज्ञान और कला के प्रति उसका लगाव बढ़ेगा। ठीक है। तो ये पॉइंट है, समुदाय के ज्ञान और कला के प्रति लगाव बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए कि जो उससे उनके इलाके से संबंधित जो कविता और कहानी है उनको बच्चों को सुनाना है या उन्हें गाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ठीक है। तो इस तरह से पॉइंट है, ये पेडागोजी से रिलेटेड पॉइंट है। इसके बाद यहाँ पे ये 3rd चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। इसमें इतना खास नहीं था, बस यही था। इसके बाद चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में है बच्चों का पहला स्कूल उनका परिवार होता है। तो ये आपको पता भी होगा कि पहली जो पाठशाला होती है वो क्या होती है, उनका परिवार होता है। तो इसमें चैप्टर 4 में केवल यही पॉइंट था। इसके बाद चैप्टर 5 में है
मकान कब घर बन जाता है, इस पर चर्चा करवाना मकान और घर के अंतर को स्पष्ट करेगा। ठीक है, मकान कब घर बन जाता है, जैसे कि मकान जब तक उसमें कोई नहीं रहता तो वो केवल एक मकान है, और जब उसमें रहने लग जाते हैं तो वो उसे घर मानते हैं अपना। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट, बच्चों से उनके घर की बातचीत को संवेदनशीलता से करने की ज़रूरत है। घर अलग अलग तरह के होते हैं, यह बात ध्यान में रखते हुए पाठ में कमरों के बजाय घरों के हिस्से का प्रयोग किया गया है। घर के हिस्सों में विशिष्ट व्यक्तियों का जाना या न जाना उसके घर के तौर तरीके को दर्शाता है। इसके बाद अगला पॉइंट, चूहों में देखने की क्षमता कम परंतु सूंघने, छूने तथा स्वाद वाली क्षमता बहुत ही तीव्र होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंटर कई बार पूछा भी गया है। इसके बाद अगला पॉइंट, इस्तेमाल कर टॉयलेट को हमेशा ऐसा छोड़ें जैसा आप स्वयं के लिए चाहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन, गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ के लिए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई। यह हमें एहसास दिलाता है कि स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि फर्ज भी है। तो ये पॉइंट आपका पूछा गया, ये आपको याद रखना है। सारे पॉइंट इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो जिनसे क्वेश्चन बने हैं वो मैं आपको मार्क कर दूंगी। इसके बाद अगला चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 में कहा गया है, जो चीज़ें जहां आसानी से पैदा होती हैं वहां पर वह ज़्यादा पाई जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी प्रिंट मिस्टेक है। इसके बाद अगला पॉइंट, हांगकांग। हांगकांग के लोगों को सांप खाना बहुत पसंद है। सांप से बने भोजन का जो नाम है उसे बोला जाता है लिंग हु फेन। ठीक है, ये पॉइंट सीटेट में हर बार पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको याद करना है, हांगकांग में सांप से बने हुआ खाना लोगों को बहुत पसंद आता है, और उस सांप से बने हुए खाने का क्या नाम है, लिंग हु फेन। इसके बाद कश्मीर। कश्मीर में सरसों के तेल से बनी मछली बहुत पसंद है। गोवा में नारियल के तेल से बनी समुद्र की मछली बहुत पसंद है। तो गोवा में समुद्र की मछली पसंद है, वो नारियल के तेल में बनी हुई, और कश्मीर में सरसों के तेल में बनी हुई मछली पसंद है। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इसके बाद लास्ट पॉइंट है इसका, केरल में लोग नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपिओका बहुत पसंद करते हैं। टेपिओका जमीन के अंदर उगता है और नारियल पेड़ पे। तो ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। जो ये चैप्टर नंबर 6 है, ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे आपके 1 से 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं, हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ये पॉइंट है हमारा, बच्चों में भोजन से जुड़ी विविधता पर खुलकर चर्चा करें। उनके परिवार से जुड़े अनुभव सुने और भोजन में विविधता को सम्मान दें। जैसे कि हम सोचते हैं कोई मछली खाता है या फिर कोई अंडे खाता है, तो हम कहते हैं बताओ ये मछली खाता है या अंडे खाता है, क्योंकि हम नहीं खाते तो हम ऐसा सोचते हैं। तो ये है कि कोई भी कुछ भी खा सकता है। जो भोजन से जुड़ी हुई विविधता है उस पर खुलकर चर्चा करनी चाहिए। सब अपनी अपनी इच्छा के अनुसार खा सकते हैं। भोजन में विविधता को सम्मान दें। ठीक है, इसके बाद चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 में है, बच्चों को अपनी भावनाओं को विभिन्न तरह से व्यक्त करने के लिए प्रेरित करें। बच्चों में इससे उनकी सृजनात्मक क्षमता का विकास होता है। ठीक है, ये पेडागोजी का पॉइंट है। सृजनात्मक क्षमता का विकास करने के लिए क्या करना चाहिए कि बच्चों को उनकी भावनाओं को विभिन्न तरह से व्यक्त करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो इस सृजनात्मक क्षमता को विकास करने का एक माध्यम है। ठीक है, तो ये पेडागोजी से रिलेटेड पॉइंट है, आपको याद रखना है। इसके बाद नाच से ही हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। यहाँ से नहीं, यहाँ से भी, नाच से भी। ठीक है, हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। नाच में इशारों और चेहरों के हाव भाव का इस्तेमाल करते हैं, इन्हें मुद्राएं कहते हैं। ठीक है, अगला चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 में है, मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है, उल्लू तो अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। पंख पक्षियों के शरीर को गर्म रखते हैं। समय समय पर पक्षियों के पुराने पंख झड़ जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों, कई बार पूछे भी गए हैं सीटेट में। ठीक है, दोनों आपको लर्न करने। इसके बाद चैप्टर 9,
पेड़ पौधों को ज़्यादातर पानी बारिश से मिलता है, बारिश आते ही पेड़ पौधे खिल उठते हैं। चैप्टर नंबर 10, बच्चों को मिलजुल कर खाने की चीज़ें बनाने में मज़ा आता है। चैप्टर नंबर, देखिए ये जो पॉइंट हैं, जैसे चैप्टर नंबर 10 है, चैप्टर नंबर 9 है, तो इनमें केवल यही इम्पोर्टेंट है। आप ये ना सोचें कि ये इस चैप्टर में और भी ज़्यादा कुछ होगा, इतना कुछ नहीं है इसमें। बस जो इम्पोर्टेंट है वो, इससे अलग कुछ नहीं आएगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ। ठीक है, तो आप पूरा विश्वास के साथ पढ़ें और ये PDF को लर्न करें, और तब इसकी जो क्वेश्चन आंसर की जो आपको महामैराथन मिलेगी, उसको जब आप करेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि वाकई इस वीडियो से अलग कुछ नहीं आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 11, बड़ों से प्राप्त जानकारी पर आधारित चर्चा बच्चों को वाहनों में आए बदलाव को समझने में सहायता करेगी। किताब में बुजुर्गों, नाना नानी, दादा दादी से इसलिए बार बार पूछने को कहा गया है ताकि उस समय के और अभी के बीच के अंतर को बच्चे पहचान सकें। ठीक है, तो अगर आपके लिए एक पेडागोजी का क्वेश्चन आता है, मैं आपको यही बता दूं कि उसमें ये पूछा जाता है कि पुराने समय की जो जानकारी है उसको प्राप्त करने का सबसे अच्छा साधन क्या है, तो उसमें लिखा होता है बुजुर्गों से या दादा दादी या नाना नानी से, मतलब जानकारी प्राप्त करना, उनसे पूछना। तो वही पॉइंट इसमें सही होता है। ठीक है, तो वो जब क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको वहाँ पर समझा दूँगी। इसके बाद चैप्टर नंबर 12, पाठ पढ़ने से पहले यदि बच्चों को ध्यान से चित्र देखने का, समझने का मौका दिया जाए तो उनमें चित्र अवलोकन का कौशल विकसित होता है। जैसे आप कभी पाठ पढ़ा रहे हो, पाठ पढ़ाने से पहले आप बच्चों से कहो कि जो इस पाठ में है उसको ध्यान से देखो, इन चित्रों को ध्यान से देखो और उनके बारे में बताओ कि कौन क्या कर रहा है। तो उससे क्या होता है, चित्र अवलोकन का कौशल विकसित होता है। इसके बाद अगला पॉइंट, बातचीत के दौरान यह संदेश मिलना आवश्यक है कि सभी काम महत्वपूर्ण हैं, कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता। यदि बच्चों द्वारा बताए गए काम में जेंडर विषमता दिखाई दे तो उसके कारणों पर चर्चा करना अच्छा रहेगा। तो ये बच्चों को आपको समझाना है कि कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता। ये पेडागोजी से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आता है, तो मैं आपको जब वो क्वेश्चन आएगा वहीं पर समझा दूंगी, जिसमें एक क्वेश्चन तो 100% आता है जेंडर विषमता से संबंधित। ठीक है, इसके बाद चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 13 में है स्वयं को किसी और की परिस्थिति में रखने से हम उसकी समस्याओं को बेहतर समझ पाते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट, लुई ब्रेल से एक क्वेश्चन आता है आपके लिए। लुई ब्रेल फ्रांस देश का रहने वाला था। जब वह 3 साल का था तब एक दिन अपने पिता के औजार से खेल रहा था। अचानक एक नुकीले औजार से उसकी आँखों में चोट लग गई और आँखें खराब हो गई। उसे आँखों से दिखना बिल्कुल बंद हो गया। उसकी पढ़ने में बहुत रुचि थी। उसने हार नहीं मानी, पढ़ने के लिए तरह तरह की तरकीबें सोचता रहा। आखिर उसने ढूंढ ही लिया एक तरीका छूकर पढ़ने का। यह बाद में ब्रेल लिपि के नाम से जाने लगी। इस तरह की लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। उभरे होने के कारण इन्हें छूकर पढ़ा जा सकता है। यह 6 बिंदुओं पर आधारित है। तो ये कहानी सी है, ये आपको पढ़नी है और सीधी सीधी ऐसी 2-3 पॉइंट पूछे जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आया था जिसमें ये पूछा गया था कि लुई ब्रेल के बारे में कौन से कथन सत्य हैं। तो उसमें पहला कथन दिया गया था कि लुई ब्रेल फ्रांस देश का रहने वाला था। जब वह 3 साल का था तो जब उसकी आंखों में चोट लग गई थी। तो ऐसे 2-3 पॉइंट दिए गए थे। या फिर इसमें जैसे मानो हम चेंज कर दें कि जब वह 5 वर्ष का था तब उसकी आंखों में चोट लग गई। तो आपको क्या करना है, पहला ऑप्शन सही है, सेकंड वाला गलत है। तो आपको ऐसे विकल्प दिए होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कि ये सही है। और जैसे फोर्थ दे रखा हो तो फोर्थ में नेगेटिव बात लिखी होगी लुई ब्रेल के बारे में। तो ऐसे क्वेश्चन आपको जो सीटेट है उसमें पूछे जाते हैं। तो वो आपको जब आप इस कंटेंट को पढ़ लेंगे एक बार और उसे थोड़ा सा याद कर लेंगे तो आपके माइंड में स्टोर हो जाएगा। तो आप उनके जो आंसर हैं वो इजीली दे पाएंगे। इसके बाद अगला पॉइंट, लुई ब्रेल अब कंप्यूटर के द्वारा भी लिखी जा सकती है। ठीक है, अब है इसके बाद चैप्टर नंबर 14। इसमें है रूढ़िबद्ध धारणाओं, जैसे लड़का
लड़की में भेदभाव मतलब जेंडर विषमता पर चर्चा संवेदनशीलता से होनी चाहिए, ताकि बच्चे उन पर सवाल तो कर सकें और उनकी और किसी भी भावना को ठेस ना पहुँचे, यानी उनकी किसी भी भावना को ठेस ना पहुँचे। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, देख लेना, ठीक है। देखिए रूढ़िबद्ध धारणाएं क्या होती हैं। रूढ़िबद्ध धारणाएं होती हैं कि जैसे लड़की जैसे ये काम नहीं करेगी, जैसे लड़के हैं तो लड़के झाड़ू नहीं लगाएंगे, पोछा नहीं लगाएंगे, ये होती है रूढ़िबद्ध धारणाएं। जैसे लड़कियां कि बाहर नहीं जाएंगी, लड़के ही जाएंगे बाहर। बहुत सी रूढ़िबद्ध धारणाएं अभी भी प्रचलित है, ये होती है रूढ़िबद्ध धारणाएं जो चली हुई आ रही हैं, ठीक है। और जेंडर विषमता होती है लड़की लड़कियों में भेदभाव करना, एक तरह से सेम ही है लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं हम। बहुत साल पहले एक समय ऐसा था जब लोगों के पास बर्तन ही नहीं थे, पर लोगों को खाने पीने की चीज़ों को पकाने और सामान रखने के लिए बर्तन की ज़रूरत पड़ने लगी। बहुत कोशिश करने पर, दिमाग लगाने के बाद लोग बर्तन बनाना सीख गए। शुरू में बनाए गए बर्तन पत्थर और मिट्टी के थे। पत्थर के बर्तन हाथों से खोदकर या कुरेद कर और मिट्टी के बर्तन गूंथकर हाथों से बनाए गए थे। लोगों ने यह भी खोज लिया कि मिट्टी के बर्तनों को मजबूत बनाने के लिए उन्हें आग में पकाना चाहिए। तो ये पॉइंट है, आपको याद रखना है। इसके बाद चैप्टर नंबर 16, स्थानीय मशहूर खिलाड़ियों पर जानकारी एकत्रित करवाएं जो बच्चों को खेलों के बारे में ज्ञान और खिलाड़ियों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देंगे। इसके बाद चैप्टर नंबर 17, पुराने ज़माने में चिट्ठियाँ कैसे पहुँचती थी, बच्चों को बुज़ुर्गों से पता करने को कहें। पुराने ज़माने के बारे में पता करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत बुज़ुर्ग हैं, ठीक है। ये पॉइंट मैंने आपको ऊपर भी क्लियर कर दिया था, यहाँ भी ये आ गया कि पुराने ज़माने के बारे में पता करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, बुज़ुर्ग। इसके बाद चैप्टर नंबर 18, असम में बहुत बारिश होती है, इसलिए घर ज़मीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं। यह घर अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट, मनाली एक पहाड़ी इलाका है, यहाँ भी बहुत बारिश होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। जब ठंड ज़्यादा हो जाती है तब धूप में बैठना अच्छा लगता है। यहाँ पर मकान पत्थर या लकड़ी से बनते हैं। तो ये 2 पॉइंट हो गए चैप्टर नंबर 8 में। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है चैप्टर नंबर 18। याद रखना है आपको असम में क्या होता है, तो असम के बारे में, मनाली के बारे में। इसके बाद दिल्ली है। दिल्ली भारत की राजधानी है। दिल्ली और उसके जैसे बड़े शहरों में गांव और कस्बों से लोगों को काम की तलाश में आना पड़ता है। यह लोग अक्सर शहर में ही बस जाते हैं। यहाँ रहने वाले लोग ज़्यादा हैं और जगह कम। बहुत लोगों के पास मकान होते ही नहीं, उन्हें झुग्गी झोंपड़ियों में रहना पड़ता है और कई लोगों के पास वह भी नहीं होते। जहाँ जगह मिले वहीं सो जाते हैं, सड़क पर, फुटपाथ पर, स्टेशन पर। बाकी शहरों में घरों की बहुत बड़ी समस्या है। ये हो गया दिल्ली के बारे में। इसके बाद है राजस्थान। राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है और खूब गर्मी पड़ती है। राजस्थान में घर मिट्टी के होते हैं, दीवारें बहुत मोटी होती हैं। इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। छत जो होती हैं वो कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं, ठीक है। तो ये हो गया राजस्थान के बारे में। श्रीनगर में इलायची और बादाम डला हुआ कहवा, जहाँ उसको कहवे को होती है चाय, वहाँ उसको कहवा बोला जाता है, पीते हैं। ये कहाँ पी जाती है, क्वेश्चन पूछा गया था, इलायची और बादाम डली हुई चाय कहाँ पी जाती है, तो श्रीनगर में, ठीक है। और एक डल झील और हाउस बोट भी श्रीनगर में है। तो ये 3 से 4 पॉइंट है। कितने पॉइंट है इसमें, एक तो ये असम वाला हो गया, इसके बाद मनाली वाला, दिल्ली वाला, 3 हो गए, 4 5 6 के 6 पॉइंट आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इनको आपको ध्यान से और अच्छे से लर्न करना है, ठीक है। असम में क्या होता है, बहुत बारिश होती है, 10 से 12 फुट। देखिए इसमें क्या करता है, जो क्वेश्चन पूछने वाले हैं वो क्या करते हैं, जैसे 10 से 12 फुट है तो इसको क्या कर देते हैं, 15 से 16 फुट कर देंगे, या फिर आपको कर देंगे 12 से 15 फुट कर देंगे। तो यहीं पे क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको अच्छे से देखना, 10 से 12 फुट है,
मजबूत बांस के खंभे होते हैं। बहुत बारिश होती है इसलिए वो घर जो होते हैं वो ज़मीन से ऊपर बनाए जाते हैं मजबूत बांस के खंभों पर, ठीक है। और घर भी कैसे होते हैं, लकड़ी के होते हैं अंदर से, ठीक है। मनाली में क्या होता है, मनाली में भी बहुत बारिश पड़ती है, लेकिन मनाली एक पहाड़ी इलाका है। यहाँ पे बांस जो घर होते हैं वो पत्थर के होते हैं और लकड़ी के होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बांस पे बनाए जाते हैं ऊपर, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा पॉइंट का अंतर दे देगा, तो आपको उसी पर ध्यान देना। अगर आपने अच्छे से या लर्न नहीं किया तो आप वहीं पर अटक जाओगे, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 18 काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद चैप्टर नंबर 19, जानवरों की भावनाओं के बारे में चर्चा करने से बच्चे जानवरों के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं। चैप्टर नंबर 20, अगर पानी इकट्ठा करने के स्थानीय तरीकों पर बच्चों अपने अनुभव बांटे तो किताबी ज्ञान को जीवन के अनुभवों से जोड़ पाएंगे। इसके बाद अगला पॉइंट, जिस जगह पर पानी की किल्लत होती है वहाँ लोग पानी की बचत करने व उसके दोबारा इस्तेमाल के कई तरीके अपनाते हैं। ऐसा वे लोग मजबूरी में करते हैं। इस बात को समझकर बच्चे अपने जीवन में पानी की बचत के कुछ उपाय अपनाएं तो पानी सबका साझा है, यह बात भी वे समझ पाएंगे। तो पानी क्या, पानी सबका साझा है, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद चैप्टर नंबर 21, कभी कभी कुछ ऐसे परिवार नशीली दवाओं की लत, जिनमें जो नशीली दवाओं मतलब नशीली पदार्थ जो खाते हैं ना, उनमें जिनमें ये लत होती है, जैसे कोई दारू पीता है, कोई ड्रग्स लेता है, तो जो नशीली दवाओं की जो लत होती है ना, वो वाले परिवार के बारे में कहा गया है। कभी कभी कुछ ऐसे परिवार नशीली दवाओं की लत के बच्चों में भी यह लत पड़ जाती है। यदि उन बच्चों में या किसी अन्य बच्चे में ऐसा व्यवहार दिखाई दे तो उनसे अलग से बातचीत की जानी चाहिए ताकि समय पर उसकी यह लत छुड़वाई जा सके। तो ये एक पेडागोजी का पॉइंट है, पूछा भी गया था कि अगर आप किसी बच्चे में नशीली दवाओं की लत को देखते हैं तो आप क्या करेंगे। तो उसमें पॉइंट दिए गए थे कि आप जो उसके डांट के भगा देंगे, उसके परिवार वालों से शिकायत करेंगे, तो ऐसी पॉइंट थे उसमें। और एक पॉइंट था कि उससे आप अलग से बातचीत करेंगे और उसको समझाने का प्रयास करेंगे। तो वही पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट था, मतलब उसी पे आपको टिक करना था। इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए चैप्टर नंबर 23, देखिए चैप्टर नंबर 22 जो उसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं था तो मैंने वो छोड़ दिया है। तो हम देखते हैं चैप्टर नंबर 23, बच्चों द्वारा कागज़ की बुनाई और कपड़े पर छपाई करना हमारी पारंपरिक कला को बढ़ावा देगा। इससे बच्चों को अपनी कला दिखाने का मौका मिलेगा। तो ये है फ्रेंड हमारी क्लास नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हम देखते हैं क्लास नंबर 4। देखिए ये हमारी क्लास नंबर 4, इसमें चैप्टर नंबर 1 का नाम है चलो चलें स्कूल। पहला ही पॉइंट है इसमें, असम बांसों से पुल बनाए जाते हैं। अधिक बारिश के कारण इतनी बारिश होती है कि घुटनों तक पानी भर जाता है। तो असम के बारे में अभी हमने पॉइंट पढ़ा था कि कितने 10 से 12 फीट ऊंचे जो वहाँ पे बांसों के पुल बनाए जाते हैं, ठीक है, मतलब बांसों पर घर बनाए जाते हैं 10 से 12 फुट ऊंचे। तो ये एक पॉइंट ये है यहाँ पे कि वहाँ पे घुटनों तक पानी भर जाता है, इतना अधिक बारिश होती है घुटनों तक पानी भर जाता है। इसके बाद लद्दाख ट्रॉली से नदी पार करते हैं। ट्रॉली होती है लकड़ी से बना झूला जिसको वहाँ पर ट्रॉली बोला जाता है। ट्रॉली लोहे की रस्सी की सहायता से उस पार जाती है, यानी एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, जो ट्रॉली है उसमें बैठ कर जाते हैं। और ट्रॉली रस्सी लोहे की जो रस्सी है उससे बंधी होती है एक छोर से दूसरे छोर पर। इसके बाद अगला पॉइंट, केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए बल्लम होती है लकड़ी की बनी छोटी नाव में बैठकर स्कूल जाते हैं। इसके बाद राजस्थान में ऊंट गाड़ी में बैठकर स्कूल जाते हैं। एक जुगाड़ होता है, जुगाड़ क्या होता है, आगे से मोटर बाइक और पीछे से लकड़ी के फट्टों से बनी होती है। जुगाड़ पुराने बचे सामान से बनता है। इसके बाद अगला पॉइंट, उत्तर की पहाड़ियाँ, अत्यधिक बर्फ़ पड़ती है और उत्तराखंड ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते। उत्तराखंड की जो पहाड़ियाँ वहाँ पर तो अधिक बारिश पड़ती है और उत्तराखंड जो है वो कैसा है, ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते हैं उत्तराखंड में, क्योंकि वहाँ पे पहाड़ ज़्यादा हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर
2। चैप्टर नंबर 2 का नाम है कान कान में। पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं, लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं। यह पंखों से ढके रहते हैं। इन्हीं छेदों की मदद से पक्षी सुनते हैं। छिपकली मगरमच्छ के छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते। इसके बाद अगला पॉइंट, जानवरों की खाल पर डिज़ाइन उनके शरीर पर बाल होने के कारण होते हैं। ये पॉइंट भी पूछा गया था। देखिए ये चैप्टर, ये जो है क्लास 4th, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें जितने भी पॉइंट लिए हैं वो सारे इम्पोर्टेंट है, तो आपको सारे याद करने हैं। हाथी गाय भैंस की खाल पर बाल होते हैं। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं और वह बच्चे देते हैं। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते उनके शरीर पर बाल नहीं होते और वह अंडे देते हैं। बाल नहीं होते तो क्या होता है उनके शरीर पर? पंख। बहुत साल पहले धरती पर डायनासोर थे, लेकिन अब नहीं, क्योंकि उनकी जो प्रजाति है वो लुप्त हो गई। इसके बाद चैप्टर नंबर 3, नंदू हाथी। नंदू हाथी से तो हर बार एक क्वेश्चन आपको मिल ही जाता है, तो आपको ध्यान से पढ़ना है चैप्टर को। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है। यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत भाता है। इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। वैसे उसके कान भी पंखों की तरह होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करते हैं। तो देखिए इसमें आपको केवल कहानी से पढ़नी है। आपको पॉइंट क्या याद रखना है कि एक बड़ा हाथी जो एक दिन में 100 किलोग्राम पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है। हाथी आराम कितना करता है? एक दिन में 2 से 4 घंटा। ये पॉइंट याद करना है आपको। बाकी कहानी से तो आप इसे लर्न कर लेंगे। और 3 महीने के हाथी का वजन 200 किलोग्राम होता है। तो इसी पॉइंट में गड़बड़ा देगा आपको क्या कहेगा वो कि 3 महीने के हाथी का जो वजन होता है वो 100 किलोग्राम होता है, और यहाँ पे जो पत्तियाँ और झाड़ी जो खा लेता है वहाँ यहाँ पे लिख देगा 200। तो ये पॉइंट में आप कंफ्यूज हो जाओगे अगर आप अच्छे से याद करके नहीं जाओगे। ठीक है, तो आप ऐसे देख सकते हैं जो हाथी का जो बच्चा होता है उसमें ज़्यादा वजन होता है, लेकिन जो पत्तियाँ झाड़ियाँ जो खाता है वो कम खाता है। तो ये इसमें कंफ्यूज कर देता है वो। तो इन पॉइंटों को आपको ध्यान से देखना है। जैसे एक पॉइंट ये, हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे रहते हैं। हाथी 15 साल तक ही, 14 और 15 साल, ठीक है, तक ही इस झुंड में रहते हैं। फिर वे झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। तो ये दोनों पॉइंटों को मिक्स कर देगा वो। यहाँ पे तो लिख देगा कि जो हाथी हैं वो 10 से 12 साल तक ही अपने झुंड में रहते हैं, और जो ये झुंड के जो सदस्य लिख देगा, जितने बच्चे रहते हैं, वो लिख देगा यहाँ पे 14 से 15। तो ऐसे इन पॉइंटों को बदल देते हैं जिससे आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो आपको ये पॉइंट ध्यान से याद करने हैं कि कितने झुंड में सदस्य रहते हैं, 10 से 12, और हाथी कितने साल के बाद छोड़कर जाता है झुंड को, 14 से 15 साल के बाद वो अकेला रहता है। ठीक है, तो ऐसे पॉइंट आपको ध्यान से पढ़ने हैं। हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं। अपने बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए एक दूसरे का साथ देते हैं। तो जो ये कहानी सी है, जो पॉइंट है, जैसे कि यही वाला पॉइंट हो गया, तो इसे आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी। जो ये है ना कि 3 महीने के हाथी का वजन 200 किलोग्राम होता है, ऐसे पॉइंटों को याद करना आपको। ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो वहाँ पे। इसके बाद चैप्टर नंबर 4, अमृता की कहानी। राजस्थान में जोधपुर के पास खेजड़ली गांव में खेजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए 300 से भी ज़्यादा लोगों ने अपनी जान दे दी। यह करीब 300 साल पुरानी बात है, और यहाँ के लोग जो बिश्नोई कहलाते हैं, पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं। रेगिस्तान में होते हुए भी, यहाँ पे ये मिस्टेक है, होते हुए भी यह इलाका हरा भरा है। जानवर यहाँ बिना किसी डर के घूमते हैं। ठीक है, तो याद करना आपको 300 साल पुरानी बात है, और 300 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान दे दी थी। तो ऐसी पॉइंटों को आपको याद रखना है। खेजड़ली, यह पेड़ रेगिस्तानी इलाके में खूब पाया जाता है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। इस पेड़ की छाल दवा के काम आती है, और इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता। इस पेड़ की फलियों की सब्जी बनाई जाती है। इसकी पत्तियां वहाँ पर रहने वाले जानवर खाते हैं, और उसकी छाया में तुम जैसे बहुत से बच्चे
खेलते हैं। तो ये जो पॉइंट है सीधा सीधा ये पूछा गया था कि तुम जैसे बहुत से बच्चे खेलते हैं, ऐसे ही सीधा सीधा पॉइंट दे दिया था। तो बहुत से ये सोचेंगे कि हम जैसे बच्चे कहाँ खेल रहे हैं वहाँ पे, तो ये उसको गलत करके आ जाएंगे। तो ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है कि तुम जैसे बच्चे, यानी कि जो 4th क्लास के बच्चे ऐसे बच्चे खेलते हैं वहाँ, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये जो क्लास नंबर 4th है पूरी ही इम्पोर्टेंट है, आपको अच्छे से याद करनी है। इसके बाद चैप्टर नंबर 5, अनीता की मधुमक्खियाँ। अनीता कुशवाहा एक चमकता सितारा यानी गर्ल स्टार। चमकता सितारा उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानी है जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदल दी। अनीता मुजफ्फरनगर ज़िले के बोचाहा गांव में रहती है जो बिहार में है, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट RTE अधिनियम 2009। यह 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। इसके बाद अगला पॉइंट, अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है। मधुमक्खियों को लीची के फूल बहुत लुभाते हैं, इसलिए बिहार में लोग शहद बनाने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना आपका, अक्टूबर से दिसंबर तक का जो समय मधुमक्खी के अंडे देने का होता है, ठीक है। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। सारे पॉइंट इम्पोर्टेंट है। एक मधुमक्खी पालने के बॉक्स की कीमत 2000 रुपये थी। मीठा घोल बनाने के लिए चीनी और छत्ते को साफ करने के लिए दवाइयाँ चाहिए। एक बक्से में लगभग 12 किलो शहद मिल जाता है। 1 किलो शहद के 35 रुपये मिलते हैं अनीता को, ठीक है। तो ये पॉइंट आप ये मत सोचो कि ऐसे ही लिख दिया है, वहाँ पे पूछा गया था सीटेट में कि अनीता को 1 किलो शहद के कितने रुपए मिलते थे, 35 रुपये। एक बॉक्स में कितनी किलो शहद मिलता है, 12 किलो। एक बॉक्स की जो कीमत थी वो कितनी थी कि 2000 रुपये। तो इससे एक न्यूमेरिकल भी पूछा गया था कि अगर एक बॉक्स की कीमत 2000 रुपये है तो 10 बॉक्स की कीमत कितनी होगी, ऐसे न्यूमेरिकल भी पूछा गया था EVS की, जो EVS है उसमें ही, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं अगला पॉइंट, हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मधुमक्खियाँ भी होती हैं, नरम नहीं है, नर है, नर मधुमक्खियाँ भी होती हैं। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मधुमक्खियाँ भी होती हैं। यह दिन भर काम करने वाली मक्खियाँ शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं। जो काम करने वाली हैं वो शहद, जो छत्ता है उसके लिए फूलों का रस ढूंढती हैं। जब किसी मधुमक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती है। उससे दूसरी मधुमक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ है। वे रस से शहद बनाती हैं। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है। जो काम करने वाली मधुमक्खियाँ होती हैं ना, उनका होता है। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है और बच्चे को पालना भी। यह है, नए हो तो नए छत्ता बनेगा और नए ही शहद इकट्ठा होगा। शहद के बिना छत्ते की सारी मधुमक्खियाँ भूखी ही रह जाएंगी और जो नर मधुमक्खियाँ वो छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करती, ठीक है। तो यहाँ थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है जो मैंने बोला, आप ध्यान रखना। इसके बाद मधुमक्खियों की तरह ही चींटियाँ भी मिलजुल कर रहती हैं। सभी चींटियों का काम बटा होता है। रानी चींटियाँ अंडे देती हैं, सिपाही चींटियाँ बिल का ध्यान रखती हैं और काम करने वाली चींटियाँ भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। दीमक और ततैया भी इसी तरह समूह में रहते हैं, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो समूह है उसमें कौन कौन रहता है। एक पॉइंट दे दिया तो कौन नहीं रहता है। दीमक रहती है, ततैया रहता है, मधुमक्खियाँ रहती हैं, चींटियाँ रहती हैं। तो उसमें एक पॉइंट ऐसा था जिसमें ये लिखा था, जैसे कि क्या बताऊँ तुम्हें, मुझे याद नहीं आ रहा। तो एक पॉइंट ऐसा था जो समूह में नहीं रहता है, तो उसी पे आपको टिक करना था, ठीक है। ये 4 याद रखना है आपको। मधुमक्खियाँ रहती हैं, दीमक रहती है, ततैया रहता है और चींटियाँ, ये समूह में रहती हैं। बस इन चारों को याद रखना। अगर कोई अदर ऑप्शन आए तो उसको हटा देना आपको। इसके बाद ओमना का सफ़र। देखिए ओमना का जो सफ़र है वो चैप्टर 6 से स्टार्ट होकर 8 तक चलता है, यानी कि 6, 7, 8 3 चैप्टर में ओमना का सफ़र कंप्लीट होता है। तो ये है, इसका पहला पॉइंट है गांधीधाम अहमदाबाद और वलसाड गुजरात में है, कोझिकोड केरल में है। गोवा चारों तरफ हरियाली है, ठीक है। मैदान की लाल मिट्टी में उगे छोटे छोटे पौधे और पौधों से ढकी पहाड़ियाँ बहुत ही सुंदर लग रही हैं। कभी कभी
छोटे तालाब दिखाई पड़ते हैं, बहुत दूर पहाड़ियों के बीच पानी दिखाई दे रहा है, हवा ठंडी है, अहमदाबाद में हवा गर्म होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना है जो गोवा के बारे में दिया गया है आपको। ठीक है, गोवा चारों तरफ हरियाली है, मैदान की मिट्टी कैसी है, लाल मिट्टी है। तो ऐसे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद ये पॉइंट पूछा गया था, देखिए गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते में 92 सुरंगें और 2000 पुल हैं। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। इसके बाद ये है सुरंगें पश्चिमी घाट पर्वत पर स्थित हैं। भाषा जहाँ बोली जाती है वो राज्य है, तो एक क्वेश्चन भाषा से भी पूछा जाता है आपका। मलयालम जो भाषा है वो केरल में बोली जाती है, कोंकणी जो बोली जाती है गोवा में बोली जाती है, मराठी जो बोली जाती है महाराष्ट्र में बोली जाती है, गुजराती गुजरात में बोली जाती है, कन्नड़ बोली जाती है कर्नाटक में, और कुड्डुक बोली जाती है झारखंड में। तो ये सारी लैंग्वेज है, इनसे अलग आपकी कोई लैंग्वेज नहीं आएगी, यही याद करनी है आपको बस। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट, मलयालम में मलियम्मा माँ की बड़ी बहन को और अम्मूमा अपनी माँ की माँ को कहते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट, केरल के कई भागों में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फेरी होती है नाव, और अन्य तरह की नावों का इस्तेमाल होता है। इसके बाद अगला पॉइंट, रेलवे टाइम टेबल, ट्रेन किस समय स्टेशन पर पहुंचेगी, किस समय स्टेशन छोड़ेगी, कितनी दूरी तय करेगी आदि सब लिखा होता है। हम किसी भी रेलवे स्टेशन से रेलवे टाइम टेबल खरीद सकते हैं। मडगांव गोवा राज्य में स्थित है। तो देखिए एक क्वेश्चन आपका ये आता है चाल दूरी वाला। ठीक है, और वो जो आता है ये रेलवे टाइम टेबल से ही आता है कि एक रेल इतने बजे चली, इतने बजे वहाँ पहुँची और वो दूरी इतनी है, तो ऐसे समय पूछा जाता है कितना समय लगा या फिर उसकी औसत चाल क्या है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वो क्वेश्चन मैं आपको वहीं कंप्लीट करा दूंगी। और एक क्वेश्चन आपका आता है नक्शा जो होता है उससे संबंधित, तो वो भी क्वेश्चन मैं आपको क्वेश्चन में ही कंप्लीट कराऊंगी। इसके बाद आगे देखते हैं चैप्टर नंबर 9, बदलते परिवार। पहला पॉइंट है इसमें, बदलाव जिंदगी का हिस्सा है, इन बदलावों का बच्चों पर गहरा असर हो सकता है, इसलिए यह आवश्यक है कि इस पर चर्चा को संवेदनशीलता से करें। इसके बाद अगला पॉइंट, बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जिनकी शादी 18 साल की आयु से पहले ही कर दी जाती है, इनमें से बहुत सी लड़कियों को तो स्कूल भी छोड़ना पड़ता है। रंगारेड्डी जिले की सुनीता के समान ऐसी बहुत सी लड़कियों की सच्ची कहानी हैं जिन्होंने फिर से स्कूल जाना शुरू कर दिया। सुनीता को आगे पढ़ने के लिए पंचायत की तरफ से भी मदद मिली। पंचायत का कहना था कि बच्चों के लिए खेलना और पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उनकी बचपन में ही शादी नहीं करनी चाहिए। आंध्र प्रदेश में लोगों का एक ऐसा विशेष कैंप लगता है, इस कैंप द्वारा कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को फिर से स्कूल भेजने में मदद की जाती है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कौन थी वो रंगारेड्डी जिले की सुनीता थी जिनकी शादी जो 18 साल की उम्र से पहले ही हो गई थी और उन्होंने फिर दोबारा से स्कूल जाना स्टार्ट किया। तो ऐसे आपको इसे लर्न करना है। ठीक है, इसके बाद चैप्टर नंबर 10, हुत्तुतु हुत्तुतु। ठीक है, चैप्टर का नाम है ये। कबड्डी को चेड़ू गुड़ू, हुत्तुतु, हा हा, हा डू डू, छू किट किट, कबड्डी आदि नामों से भी जाना जाता है। कई बार बच्चों को खेलों में लिंग, जाति और वर्ग के आधार पर भेदभाव दिखाई देते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट, कर्णम मल्लेश्वरी, यह एक वेट लिफ्टर हैं, वेट लिफ्टर जो वजन उठाती हैं वो। यह आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। इनके पापा पुलिस में हवलदार हैं। जब ये 12 साल की थी तभी से वजन उठाने का अभ्यास करने लगी थी। अब वे एक बार में 300 किलोग्राम तक वजन उठा लेती हैं। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में, कौन थी, वेट लिफ्टर थी, आंध्र प्रदेश की रहने वाले थे, उनके पापा हवलदार थे, 12 साल से वजन उठाने का अभ्यास करती हैं और एक बार में 300 किलोग्राम तक वजन उठा लेती हैं। तो ये 4-5 पॉइंट हैं इनके बारे में, ये याद करने, सीधे सीधे इन्हीं में से पॉइंट पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, और एक ये भी पूछ लिया जाता है, कर्णम ने भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं। इनकी 4 बहनें भी रोज़ वजन उठाने का अभ्यास करती हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट है आपको याद रखने हैं। तीनों बहनों की कहानी, ज्वाला, लीला और हीरा। माँ और मामा ने पाला, तीनों कबड्डी खेलती, मामा से 100
पड़ा, मामा से ये शौक़ पड़ा था कबड्डी खेलने का इनमें। हीरा कबड्डी की कोच भी बनी, उन्होंने कबड्डी का क्लब बनाया जो आज भी चल रहा है। ठीक है, तो ये तीनों बहनों के बारे में है। इसके बाद चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 11 का नाम है फुलवारी। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। उत्तराखंड, उत्तराखंड में पहाड़ियों के बीच में एक ऐसी जगह है जहाँ फूल ही फूल नज़र आते हैं, यह फूलों की घाटी कहलाती है। कहीं झाड़ियों में लगे लाल फूल नज़र आते हैं तो कहीं पत्थरों के बीच सफ़ेद फूल झांकते हुए मिलते हैं। पीले पीले फूलों के लंबे चौड़े कालीन जैसे मैदान भी हैं और कहीं कहीं अचानक घास के बीच छोटे छोटे तारों जैसे नीले फूल दिखाई देते हैं। यह सब सपने जैसा लगता है। इस घाटी में भी इतने सारे फूल साल के कुछ ही हिस्सों में खिलते हैं। तो ये हो गया उत्तराखंड के बारे में। आपको से पूछा जाएगा इसमें कि जो फूलों की घाटी है वो कहाँ है, तो आप बोलेंगे उत्तराखंड में। ठीक है, तो इसमें पॉइंट दे दिया जाता है कि वहाँ नीले पीले पीले फूलों के लंबे चौड़े कालीन हैं, कहीं कहीं जो फूल हैं वो झांकते हुए नज़र आते हैं। ऐसे पॉइंट दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है ये जगह कहाँ है, तो आपको बताना उत्तराखंड में। ठीक है, इसके बाद देखिए आप इसे याद करेंगे तो आप अपने आप क्वेश्चनों के आंसर दे देंगे, क्योंकि आपको आपका जो माइंड डेवलप है वो हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और बाकी आपकी प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखें और इसको याद करें। इसके बाद मधुबनी डिजाइन, यह चित्रकला बहुत पुरानी है, इससे ये भी सीधा सीधा इसी से पॉइंट पूछा जाता है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस चित्रकला का नाम मधुबनी क्यों पड़ा? बिहार में मधुबनी नाम का एक ज़िला है। त्योहारों और खुशी के मौके पर वहाँ घर की दीवारों और आंगन में इस तरह के चित्र बनाए जाते हैं। यह चित्र पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। यह रंग भी खास तरह के होते हैं। इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि को इस्तेमाल में लाया जाता है। नील को लाया जाता है, हल्दी को, और फूल और पेड़ दोनों को लाया जाता है, आदि को इस्तेमाल में लाया जाता है। चित्र में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी और मछलियों और अन्य कई जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जीव जंतु जो हैं, पेड़, ये फूल, पंछी, मछलियाँ और कई जीव जंतु के जो चित्र हैं वो बनाए जाते हैं इस डिज़ाइन में। कौन सी डिज़ाइन है? मधुबनी डिज़ाइन में। तो मधुबनी के बारे में आपको याद रखना है। फूल खाए भी जाते हैं। उत्तर प्रदेश में फूलों की सब्जी बनाई जाती है, जैसे कचनार, केले के फूलों के पकोड़े बनाए जाते हैं, और जैसे केरल है वहाँ पे केले के फूलों की सब्जी बनाई जाती है। इसके बाद महाराष्ट्र में सहजन के फूलों के पकोड़े बनते हैं। फलों की सालन चटनी होती है, तहरीदार सब्जी जिसमें पानी होता है। ठीक है, बनाई जाती है। फूलों की दवा, मिठाई और लस्सी भी बनाई जाती है। बहुत से फूलों जैसे गुलदावरी, जीनिया से रंग भी बनाए जाते हैं। उन फूलों से कपड़े भी रंगे जाते हैं। तो ये फूलों के बारे में पॉइंट हैं आपको याद रखने। गुलाब जल और ग्लिसरीन बराबर मात्रा में मिलाकर शीशी में भरकर रख दें। इसमें कुछ बूंद नींबू की डालो। इसके इस्तेमाल से सर्दियों में त्वचा नहीं फटेगी। ठीक है, इत्र की एक छोटी सी शीशी बहुत सारे फूलों से बनती है। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया था कि कन्नौज जिला जो है वो किसके लिए मशहूर है, तो इत्र के लिए। यहाँ पर पास के इलाके से ट्रकों से भरकर फूल लाए जाते हैं, फिर इत्र, गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। ये पॉइंट ये पूछा गया था, फूलों से क्या क्या तैयार किया जाता है? इत्र, गुलाब जल और केवड़ा, और एक चीज़ और दे रखी थी उसमें ये पूछा गया था क्या नहीं तैयार किया जाता, तो वो जो अदर पॉइंट था वो नेगेटिव था। कन्नौज में इस काम में हजारों लोग लगे हुए हैं। ठीक है, इत्र फूलों का शुद्ध अर्क होता है, यानी कि जो उनका रस होता है, अर्क बोलते हैं रस को। इसके बाद अगला चैप्टर नंबर 12, कैसे कैसे बदले घर। डेरा गाजी खान अब पाकिस्तान में है। मिट्टी पर गोबर से लिपाई करने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता। जैसे कि हम क्या करते हैं, पुराने टाइम में क्या करते थे, जो उनके कच्चे घर होते थे तो उसमें मिट्टी लेते थे, मिट्टी में गोबर मिलाते थे और उस कच्चे घर पर लिपाई कर देते थे। तो उससे क्या होता है, उससे कीड़ा नहीं लगता था मिट्टी में। ठीक है, तो इसलिए गोबर की लिपाई की जाती थी। इसके बाद अगला पॉइंट,
लकड़ी को दीमक ने लग जाए इसके लिए नीम और कीकड़ की लकड़ियाँ इस फेरे में बिछाई जाती हैं। तो सीधा सीधा पॉइंट है, आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको लकड़ी को दीमक से बचाना है तो आप क्या करेंगे, उसमें नीम और कीकड़ की लकड़ियाँ भी लगा देंगे। तो ये पॉइंट है। इसके बाद अगला पॉइंट, सोहना गांव हरियाणा में है। सोमनाथ से दिल्ली के रास्ते में गुरुग्राम शहर पड़ता है। इसके बाद चैप्टर नंबर 13, पहाड़ों से समुद्र तक। बहुत सारी चीज़ें पानी में आसानी से घुल जाती हैं, इनमें से कोई चीज़ हमारे लिए हानिकारक हो सकती है, इसलिए पानी को पीने से पहले उसे साफ़ करना ज़रूरी है। पानी को साफ़ करने का सबसे अच्छा तरीका है उसे उबालना। तो पानी को साफ़ करने का सबसे अच्छा तरीका क्या, उबालना। इसके बाद चैप्टर नंबर 14, बसपा का खेत। बेलवनी का कर्नाटक में है। खुट्टी की मदद से खेत की मिट्टी को नरम किया जाता है। ठीक है, खुट्टी होती है जिससे हम खेत की जो मिट्टी है उसको खोदते हैं और उसको नरम करते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है हमारा, जुलाई के महीने में प्याज की फसल उगाने की तैयारी की जाती है। 20 दिन में प्याज के छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं और साथ ही खरपतवार निकल आती है। खरपतवार जो होती है वो होती है जो छोटे छोटे पौधे अपने आप ही उगाते हैं ना, उनको निकालना पड़ता है, क्योंकि अगर खरपतवार नहीं निकाली खेत में से तो सारा खाद और जो पोषक तत्व है उनको क्या करेगी, खरपतवार ही ले लेगी और जो हमारी फसल है उसको कुछ नहीं मिलेगा। तो हमारी फसल जो है वो खेत में ही मर जाती है, उसको ग्रो नहीं होता है। तो खरपतवार है वो बहुत ज़रूरी होती है खेत से निकालनी। प्याज के तैयार पौधों को निकालना, प्याज की फसल में यह काम सबसे अधिक ज़रूरी है। समय से प्याज नहीं निकाले तो सारे प्याज ज़मीन के नीचे ही सड़ जाएंगे। तो देखिए थोड़ी बहुत प्रिंटिंग मिस्टेक है, जैसे यहाँ पे प्याज लिखा हुआ है तो ये क्या, प्याज। ठीक है, तो ये जो मैं आपको बोल रही हूँ आपको उस पर ध्यान देना है। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट, इलंगे की मदद से प्याज को पौधों से अलग किया जाता है। इलंगे को दरांत भी बोला जाता है। आपने देखा होगा, जो लोग गांव में रहे होंगे तो वो दरांत को जानते होंगे, जिससे पुराने टाइम में साग भी काटा जाता था और सब्जियां वगैरह दरांत से ही काटी जाती थी। तो इलंगा होता है दरांत। इसके बाद चैप्टर नंबर 15, उसका नाम है मंडी से घर तक। तो इसमें कुछ खास नहीं है, बस बताया गया है कि किस तरह से वो सब्ज़ी लाता है, साफ़ करता है और उसके बच्चे जो वो भी सब्ज़ी बेचने में मदद करते हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर 16, चू चू करती आई चिड़िया। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो देखिए इस चैप्टर को देखते हैं हम। गिज्जूभाई बघेला गुजरात में रहते थे। वह बच्चों के लिए मज़ेदार किस्से, कहानियाँ और पत्र लिखते थे। उनके द्वारा लिखे पत्र बच्चों को मज़ेदार लगते थे। इसके बाद अगला पॉइंट, कलचिड़ी को बोला जाता है इंडियन रॉबिन। पत्थरों के बीच खाली जगह में अंडे देती है और घोंसला घास से बना होता है। जो कलचिड़ी होती है इसका जो घोंसला वो घास से बना होता है और इसके ऊपर पौधों की नाजुक टहनियाँ, जड़ें, ऊन, बाल सब बिछा होता है। कलचिड़ी के बच्चों को आरामदायक घर और बिस्तर चाहिए। कलचिड़ी कोए जैसी नहीं है। कोए के घोंसले में तो लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं जैसी चीज़ें भी होती हैं। कलचिड़ी के बच्चे की चोंच अंदर से लाल होती है और छोटे छोटे कीड़े खाते हैं। जो कलचिड़ी के बच्चे हैं वो क्या खाते हैं, छोटे छोटे कीड़े। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कलचिड़ी के बारे में और साथ में ही यहाँ कौआ के बारे में बताया गया है। इसके बाद अगला पॉइंट, कोयल बहुत मीठा गाती है पर वह अपना घोंसला नहीं बनाती। वह कोए के घोंसले में अंडे दे देती है। कौआ अपने अंडों के साथ साथ कोयल के अंडे को भी सेता है। ठीक है, तो कोयल जो है गाती मीठा है लेकिन अपने जो अंडे हैं उनको सेती नहीं, उनका मतलब पालन पोषण नहीं करती है। उनका जो पालन पोषण करता है वो कौन करता है, कौआ। कौए के जो घोंसला उसमें अंडे दे देती है। इसके बाद कौआ पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है और फाक्सा कैकट्स के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में। गौरैया आमतौर पर घरों में या आसपास दिखाई देती है। वह कहीं भी घोंसला बना लेती है, अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे या घर की दीवारों के आले में। कबूतर भी ऐसे ही अपना घोंसला बनाता है। पुराने मकान या खंडरों में बसंत गौरी
जो गर्मियों में टुक टुक करती रहती है, पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखती है, और वो ही है उसका घोंसला, बसंत गौरी का। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट, दर्जन चिड़िया का तो जैसा नाम वैसा काम, अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उसके बीच में बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती है। यह है उसका घोंसला। ठीक है, तो ये होगा दर्जन चिड़िया के बारे में। इसके बाद अगला पॉइंट है हमारा शंकर खोरा। किसी छोटे पेड़ या झाड़ की डाली में अपना लटकता घोंसला बनाते हैं। घोंसले में बाल, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों के चीथड़े होते हैं। यहाँ तक कि मकड़ियों के जाले भी होते हैं। घोंसले के अंदर एक छोटा सा छेद भी होता है। इसके बाद सभी नर बीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा बीवर उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से जो उसे सबसे अच्छा लगता है उसमें ही वह अंडे देती है। तो ये पक्षियों के बारे में है, तो आपको सारे पॉइंट आपको अच्छे से याद करने हैं। ये इनसे 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं। इसके बाद अगला, पक्षियों के कई दुश्मन हैं, मनुष्यों और दूसरे जानवर भी। कौवा, गिलहरी, बिल्ली और चूहे मौका देखते ही अंडे चुरा लेते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट, इन सब से बचकर रहना, खाना खोजना, घोंसला बनाना, अंडे सेना और बच्चों को पालकर बड़ा करना, यह हर पक्षी की परीक्षा है। इसके बाद अगला पॉइंट, बसंत गौरी पेड़ के तने में घोंसला बनाती है। अगला पॉइंट, घोंसले को छूने से पक्षी उसमें दोबारा नहीं आती। अगला पॉइंट, पक्षी केवल अंडे देने के लिए ही घोंसला बनाते हैं। जब अंडों से बच्चे निकल जाते हैं तो वह घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। घोंसला छोड़कर पक्षी अलग अलग जगह चले जाते हैं, पेड़ों पर, जमीन पर। इसके बाद अगला पॉइंट, गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं पत्तों को काटने के लिए, घास चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। अगला पॉइंट, बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस फाड़ने और काटने के काम आते हैं। तो बिल्ली के दांत कैसे होते हैं? नुकीले। सांप के दांत होते तो नुकीले हैं, पर वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता बल्कि पूरा निगल जाता है। इसके बाद है गिलहरी के बारे में। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों से काटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिसते रहते हैं। तो ये गिलहरी के बारे में पूछा गया था, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो ये सारे ही हैं जो हमारे चैप्टर नंबर 16 में है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करने हैं। इसके बाद देखते हैं हम चैप्टर नंबर 17। चैप्टर का नाम है नंदिता मुंबई में। तो इस चैप्टर में कोई ऐसा पॉइंट नहीं था जो आपके लिए ऐसा हो जो इम्पोर्टेंट है, तो ये चैप्टर छोड़ते हैं हम। इसके बाद चलते हैं हम चैप्टर नंबर 18। चैप्टर नंबर 18 का नाम है पानी कहीं ज़्यादा कहीं कम। तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इनको देखते हैं। दस्त या उल्टियाँ होती हैं तो हमारे शरीर से बहुत सारा पानी बाहर निकल जाता है। यह शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है, इसलिए ज़रूरी है कि शरीर में पानी की कमी पूरी की जाए। जब तक उल्टियाँ दस्त हो तब तक थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना चाहिए। पानी में शक्कर और नमक भी मिला लें। तो ये पॉइंट, कुछ पॉइंट देखिए इसमें ऐसे भी हैं केवल जिनको आपको केवल पढ़ने की ज़रूरत है। तो आप जो नोट्स बनाएं अपने, वो ऐसे बनाएं कि जो पॉइंट केवल पढ़ने के उन्हें छोड़ दें, जिनके बारे में आपको पता है, और जो केवल जो फैक्ट है उनको आप नोट कर लें अपनी किसी कॉपी में, ताकि आप इसे याद कर सकें। अगला पॉइंट है, बीमार व्यक्ति को जब भी दस्त या उल्टी हो तब इस घोल को पिलाते रहो। साथ में हल्का भोजन जरूर लेते रहना चाहिए। बहुत छोटे बच्चों को माँ का दूध पिलाते रहना बहुत ज़रूरी है। बीमारी रोकने के लिए दवाइयाँ जो घरेलू भी हो सकती हैं लेनी चाहिए। अगर दस्त और उल्टी न रुके तो डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आगे देखते हैं। आगे है, देखिए, बच्चों ने उठाया पहला कदम। कर्नाटक के होलगुंडी गांव के लोगों को पानी की कमी की आदत पड़ गई थी। बारिश के दिनों में ही कुओं में पानी रहता था। पिछले 3 साल में बारिश की कमी से बहुत सूखा पड़ गई।
पानी था ही नहीं, न खेती के लिए, न पीने के लिए और न ही जानवरों के लिए। हार मानकर लोग मजदूरी करने, यहाँ थोड़ी प्रिंट मिस्टेक है, ठीक है, मजदूरी करने शहर जाने लगे। बच्चों को भी स्कूल छोड़कर बड़ों के साथ जाना पड़ा। इसके बाद गांव की पंचायत परेशान थी। सब लोगों ने इसके बारे में बात की। इस गांव की पंचायत की एक खास बात है, इस पंचायत में बड़ों के साथ बच्चे भी हैं। बच्चों की इस पंचायत का नाम है भीमा संघ, ठीक है। तो ये पॉइंट नोट करने का, बच्चों की जो पंचायत है उसका नाम क्या है, भीमा संघ। और ऊपर ये जो बात है ये है कर्नाटक के होलगुंडी गांव की, ठीक है। और जो बच्चों की जो पंचायत है उसका नाम है भीमा संघ। और बच्चों ने बड़ों से पूछा, क्या हमारे यहाँ पर हमेशा से ही पानी की दिक्कत रहती है? कुछ बड़े लोगों ने उन्हें बताया कि पहले ऐसा नहीं था। पहाड़ी के ऊपर एक टंकी थी जिसमें बारिश का पानी भरा रहता था, उसमें मछलियाँ भी होती थी और आसपास बहुत हरा भरा रहता था। तब तो गांव के बाकी कुओं और तालाबों में पानी रहता था, ठीक है। भीमा संघ ने सोचा कि, मतलब जो वो बच्चों की पंचायत थी उसने भीमा संघ ने सोचा कि वह पहले उस टंकी को देखेंगे। देखा तो पता चला कि टंकी कीचड़ पत्थरों से भरी थी। उसमें पानी कहाँ से भरता, उसकी दीवारों में भी दरारें थी। फिर पानी कैसे टिकता, आसपास न कोई पेड़ था न घास, फिर कैसे होती हरियाली। आगे बच्चों ने गांव के बड़ों से टंकी को साफ करने की और उसके आसपास की जगह को फिर से हरा भरा कराने की बात पानी की समस्या का हल केवल उसी साल नहीं बल्कि हमेशा के लिए ढूंढा था। नई योजना बनाने के लिए यह समझना भी जरूरी था कि पानी पहले से कम क्यों हो गया, सब कुछ पहले जैसा क्यों नहीं रहा। इन बातों को ठीक से समझने के लिए पंचायत ने शहर के कुछ लोगों की मदद भी ली। यह लोग पानी के रखरखाव में के बारे में जानते थे। सबने मिलकर योजना बनाई और एक साथ काम किया। टंकी एक पहाड़ी पर थी। टंकी में ठहरने की वजह पानी नीचे बह जाता था, पानी के साथ ही मिट्टी भी बह जाती थी। उन्होंने सबसे पहले टंकी को साफ किया, फिर उसकी दीवारों की दरारों को भरकर उसे मजबूत बनाया। आसपास नई छायादार पेड़ लगाए और पुराने पेड़ों को पानी दिया, घास भी लगाई। बच्चों ने ढलान पर जगह जगह बांध बनाए और फिर किया सबने बारिश का इंतजार। बारिश आई और टंकी पहले की तरह ही बारिश से भर गई। उन्होंने उसमें कुछ मछलियां भी छोड़ी। बच्चे वहां की रखवाली करने लगे ताकि कोई मछली न चुरा सके और पेड़ पौधे न तोड़े। उन्हें मेहनत का फल मिला। 2-3 साल में ही टंकी फिर पानी से लबालब भर गई। उसमें पूरे साल पानी रहने लगा। आसपास का इलाका भी पेड़ पौधों से हरा भरा हो गया। धीरे धीरे गांव के बाकी कुओं और तालाबों में पानी भरने लगा। भीमा संघ की इस कामयाब कोशिश से अब गर्मियों में भी किसी को गांव छोड़ना नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये है भीमा संघ की एक, जो वहाँ की पंचायत थी उसकी थोड़ी सी कहानी। ये यहाँ पे लिखनी इसलिए ज़रूरी थी कि इससे 1 या 2 क्वेश्चन आ जाता है और सीधा सीधा पॉइंट कोटेशन लिख दी जाती है कि ये कथन है कि मतलब भीमा संघ के बारे में कौन कौन सा कथन सही है, तो वो आपको टिक करना। तो ये बस आपको कहानी से पढ़नी है। जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो ये कहानी आपको अपने आप याद आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद एक ये थोड़ा सा और ही है, सब कर दिखाया तुम्हारी उम्र के बच्चों ने, यानी कि जो क्लास 4th के जो बच्चे उस उम्र के बच्चों ने। भीमा संघ नहीं, वे बच्चे तो अब बड़े हो गए हैं पर भीमा संघ आज भी है। आज भी उसमें नए नए बच्चे जुड़ते हैं और काम करते हैं। तो ये है भीमा संघ के बारे में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। अब आता है हमारा चैप्टर नंबर 19। चैप्टर नंबर 19 का नाम है जड़ों का जाल। इसमें है बरगद के पेड़ की लटकन जिस पर अब्दुल और तुम्हारे जैसे बच्चे झूला झूलते हैं, असल में उसकी जड़ें हैं। वे टहनियों से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते ज़मीन के अंदर चली जाती हैं। यह मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा देती हैं। दूसरे पेड़ों हैं यहाँ पर, ठीक है। दूसरे पेड़ों की तरह ज़मीन के अंदर भी बरगद की जड़ें होती हैं। इसके बाद अगला पॉइंट, ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है। देखिए इससे हर साल एक क्वेश्चन आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, रेगिस्तानी ओक, ठीक है।
ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है जिसका नाम है रेगिस्तानी ओक। इसकी ऊंचाई तुम्हारी क्लास की दीवार के लगभग होती है और पत्तियां बहुत ही कम। यदि ऐसे 30 पेड़ जमीन पर लाइन से लिटा दिए जाएं, उस लंबाई तक जमीन में गहरी जाती हैं इस पेड़ की जड़ें, जब तक कि पानी तक नहीं पहुंच जाती। यह पानी पेड़ के तने में जमा होता रहता है। उस इलाके में रहने वाले लोग यह बात जानते हैं। जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता तो वहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये है ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है जिसका नाम है रेगिस्तानी ओक, उसके बारे में। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मतलब जो पॉइंट है आपको केवल वो याद रखने हैं कि इसकी ऊंचाई कितनी है। जो क्लास है, क्लास है, बच्चों की जो क्लास है उसकी दीवार के लगभग है। और ऐसे अगर 30 पेड़ यानी कि ऊंचाई से देखें, मतलब दीवार जितनी उसकी दीवार है ना, दीवार की लंबाई के बराबर उस पेड़ की लंबाई है। तो अगर ऐसे 30 पेड़ जमीन में लिटा दिए जाएं तो इतनी नीचाई तक जाती है इस पेड़ की जड़ें, जब तक कि कहाँ तक ना पहुँचे, पानी तक ना पहुँच जाएं। और जो इसका पानी है वो तने में इकट्ठा हो जाता है। और इसी इलाके के जो लोग हैं ये बात जानते हैं, जब उन्हें कभी पानी की ज़रूरत होती है तो वो उसके तने में पतला पाइप डालते हैं और पानी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे पॉइंट लिखे आते हैं सीधे सीधे, जिनसे आपको आंसर देना होता है। इसके बाद चैप्टर नंबर 20 का नाम है मिलकर खाएं। इसमें है बिहू का त्यौहार चावल की नई फसल की खुशी में मनाया जाता है। बिहू का त्यौहार चावल की जब नई फसल आती है उसकी खुशी में मनाया जाता है। बांस से बेहला घर बनाते हैं। रात के भोज से पहले घास और बांस से बेहला घर बनाकर तैयार करना होता है। तो बेहला घर किससे बनाते हैं? बांस से। और जो रात का भोजन होता है, भोज यानी उससे पहले बेहला घर बनाकर तैयार करना होता है। इसके बाद उरुक्का होता है। उरुक्का वाले दिन पूरे गांव के लोग रात को एक साथ खाना खाते हैं। खाने के लिए बोरा चावल, मछली, सब्जी आदि का इंतजाम होता है। पीठा बनाने के लिए बोरा चावल को भिगोना पड़ता है। शकरकंदी को भूना जाता है। शाम को सभी को चाय और पीठा भी दिया जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट, माघ बिहू 14 और 15 जनवरी यानी कि असमिया कैलेंडर के 10वें महीने यानी माघ की प्रथमा व द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। पहले दिन को उरुक्का कहते हैं। जो इसका पहला दिन है ना, उसको उरुक्का कहते हैं। इस दिन अस्थायी सैड यानी छप्पर बनाते हैं जिसे बेहला घर कहते हैं, और सामूहिक भोज का आयोजन होता है। बोरा असम में खाए जाने वाले चावल की एक किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपा हो जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट, रात के खाने में चेवा चावल भी मिलता है। चेवा चावल तैयार करने की विधि, ताव बोलते हैं कढ़ाई को आग पर रखकर उसमें पानी उबाल लेंगे और उस पर रखेंगे भीगे हुए चावलों से भरी हुई कढ़ाई। फिर उसे केले के पत्तों से ढक देंगे। थोड़ी देर में हो जाएगा चेवा चावल तैयार। इसके बाद अगला पॉइंट, असम में ज़्यादातर औरतें पाट और मूंगा की मेखला चादर पहनती हैं। इसके बाद ढोल बजने लगा और सभी मस्ती में झूमते हुए गीत गाने लगे। फिर सब जमीन पर बैठ गए। उन्हें केले के पत्तों पर खेलों के पत्तों पर खाना परोसा गया। सबने हंसते गाते और बात करते हुए मिलकर खाना खाया। सभी रात भर बेहला घर में ही रहे। जो रात थी वहाँ पर बेहला घर में ही उन्होंने रात गुजारी। इसके बाद सुबह जल्दी उठकर मेजी और बेहला घर जलाना होता है। जो मेजी और बेहला घर है उसको उठकर जलाना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद चैप्टर नंबर 21, खाना खिलाना। गुरुद्वारे में एक साथ मिलकर खाना पकाने और खाने को लंगर कहते हैं। हलवा को कड़ा प्रसाद कहते हैं। हलवा को क्या कहते हैं वहाँ पे? कड़ा प्रसाद। और गुरुद्वारे में एक साथ खाना पकाने और खाने को लंगर कहते हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर 22 का नाम है दुनिया मेरे घर में। तो इतना इम्पोर्टेंट कोई पॉइंट नहीं था इसमें जो सीटेट में आने लायक हो, तो इसको हम छोड़ते हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर 23 का नाम है पोचमपल्ली। इससे क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से, तो देखते हैं इसमें क्या है। मुख्तारपुर गांव तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली कस्बे के पास है। यहाँ ज़्यादातर परिवार बुनकर हैं, इसलिए इस बुनाई को पोचमपल्ली नाम से पहचाना जाता है। इसके बाद पारंपरिक व्यवसाय अधिकतर घर में ही सीखे जाते हैं। इनमें पोचमपल्ली कारीगर की तरह बहुत सारे हुनर सीखने होते हैं।
इसी तरह के अन्य पारंपरिक व्यवसाय जैसे कालीन बनाना, खिलौने बनाना, इत्र बनाना इत्यादि। जो पारंपरिक व्यवसाय हैं वो क्या, इसमें क्या क्या आते हैं? कालीन बनाना आता है, खिलौने बनाना और इत्र बनाना। इसके बाद धागे से कपड़े तक, जो धागा है उससे कपड़ा कैसे तैयार किया जाता है। धागे की लड़ियों को बाजार से लाया जाता है, फिर उनको उबलते पानी में डालकर उनकी गंदगी और दाग धोते हैं। फिर धागों को सुंदर रंगों से रंगते हैं और सुखाकर उनकी गठियाँ बनाते हैं। धागे की गठियाँ करघे पर लपेटी जाती हैं, फिर इनसे कपड़े बुने जाते हैं। रेशम का धागा हो तो रेशमी कपड़े, साड़ियाँ, सूटों के लिए कपड़े बुने जाते हैं। सूती धागे से भी साड़ियाँ, कपड़े के थान और चादर बुनी जाती हैं। इसके बाद अगला पॉइंट, करघा जो होता है जिससे हम कपड़ा तैयार करते हैं, में कई सुइयाँ होती हैं। डिजाइन के हिसाब से सुइयों का नंबर घटता बढ़ता है। कारीगर चमकदार रंगों की बहुत ही सुंदर पोचमपल्ली साड़ियाँ बनाते हैं। इन कारीगरों ने अपनी इस कला से इलाके का नाम दुनिया भर में मशहूर कर दिया है। तो इन कलाकारों ने दुनिया भर में अपना जो इस इलाके का जो नाम है दुनिया भर में मशहूर कर दिया है। इसके बाद खतरे में कला। कैसे खतरे में कला? ऐसी साड़ी बुनने के लिए अच्छी कारीगर चाहिए। इसके लिए कई दिनों तक कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। फिर भी साड़ियाँ सही दाम में बेचना बहुत मुश्किल होता है। रेशम लगातार महंगा होता जा रहा है। बड़े दुकानदार बुनकरों को तो साड़ी का बहुत ही कम पैसा देते हैं, खुद के भाव बढ़ा चढ़ाकर बेचते हैं। इसलिए कई बुनकर यह काम छोड़कर वह अपने गांव छोड़कर बड़े शहर में मजदूरी करने जा रहे हैं। इस समस्या का कुछ हल निकालना चाहिए। बरसों पुरानी बुनकरों की यह कला कहीं धीरे धीरे ख़त्म न हो जाए। ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट ऐसे, पोचमपल्ली की तरह ही भारत के कई इलाकों में कुछ खास चीज़ें बनाई जाती हैं। इन चीज़ों के नाम उस इलाके के नाम से ही मशहूर हो गए हैं, जैसे कुल्लू की शॉल, मधुबनी पेंटिंग, असम की सिल्क और कश्मीरी कढ़ाई। ये काफ़ी फेमस हैं, जो इनके नाम से ही प्रसिद्ध हैं। ठीक है। इसके बाद चैप्टर नंबर 24, दूर देश की बात। इसमें है मलयालम में चिट्टप्पा पिता का छोटा भाई अर्थात चाचा को कहते हैं, और कुंजुम्मा पिता के छोटे भाई की पत्नी अर्थात चाची को कहते हैं। अबू धामी एक रेगिस्तानी इलाका है। अबू धामी से भी क्वेश्चन पूछे गए। एक रेगिस्तानी इलाका है। शहर से थोड़ी ही दूर जाओ तो चारों ओर दूर दूर तक रेत ही रेत दिखाई देता है। न कोई पेड़ न हरियाली, केवल रेत। पानी की बहुत कीमत है। यहाँ पे जो पानी वो महंगा मिलता है। वहाँ न बारिशें, न नदियाँ, न झील और न ही तालाब। ज़मीन के नीचे भी बहुत वहाँ पानी नहीं है, लेकिन वहाँ रेतीली ज़मीन के नीचे तेल होता है, इसलिए तो वहाँ पेट्रोल आसानी से मिल जाता है। वहाँ पेट्रोल पानी से सस्ता है, यानी पानी से सस्ता पेट्रोल, वहाँ पानी महंगा है। इसके बाद अगला पॉइंट, केरल में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। नारियल के लिए पपीते, यहाँ पे नारियल के, पपीते के और सुपारी, कटहल, कितनी ही तरह के पेड़ हैं। अबू धाबी में तो सिर्फ खजूर, यहाँ पे खजूर है। ठीक है। खजूर के ही पेड़ दिखाई देते हैं, क्योंकि वही एक ऐसा पेड़ है जो वहाँ उग सकता है। इसके बाद अगला पॉइंट है हमारा, अगला पॉइंट है अबू धाबी के रुपयों को दिरहम कहा जाता है। जो वहाँ पे रुपये होते हैं उनको दिरहम कहा जाता है। उन पर वहाँ की अरबी भाषा में कुछ लिखा होता है। ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट, अबू धाबी में बहुत गर्मी होती है, इसलिए वहाँ खिड़की खोलने का तो सवाल ही नहीं उठता। ज़्यादातर जगह तो एयर कंडीशनर चलते हैं। गर्मी की वजह से वहाँ के लोग ढीले ढाले सूती कपड़े पहनते हैं और पूरे शरीर और सिर भी ढक कर रखते हैं, इससे वे तेज़ धूप से बच जाते हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर 25 का नाम है चटपटी पहेलियाँ। तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो मैंने लिखे हैं। हल्दी और तेल मिलाकर लगाने से चोट जल्दी ठीक हो जाती है। दांत में दर्द होने पर लौंग रखने पर दर्द से जल्दी आराम मिलता है। इसके बाद केरल में लोग ज़्यादातर मसाले अपने घर के आंगन में ही उगा लेते हैं, जैसे तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और काली मिर्च। ठीक है। इसके बाद अगला
चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 27 और चैप्टर नंबर 27 का नाम है फौजी वहीदा। तो ये भी चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें है लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म। यह भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं और नौसेना के समुद्री जहाज पर काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में से एक हैं। यह पहली महिला हैं जिन्होंने एक पूरी परेड की कमान संभाली। किसी भी सेना में यह बहुत ही बड़ी बात होती है। तो ये पॉइंट है एक लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म के बारे में। इसके बाद इनके बारे में ही कुछ और पॉइंट है जो आपको देखने हैं। ये खन्ना मंडी नाम के बहुत छोटे से गांव से हैं। यह जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले में पड़ता है। इसके बाद अगला पॉइंट, इन्हें मोटरसाइकिल चलाने का बहुत शौक था। यह 3 बहनें हैं। इनके पापा चाहते थे कि एक बेटी मेरी डॉक्टर बने, एक वकील या पुलिस और एक बच्चों को पढ़ाए। मैं भारतीय नौसेना में डॉक्टर बन गई और इनकी जो छोटी बहन है वो जम्मू पुलिस में है। ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट, इन्होंने जम्मू मेडिकल कॉलेज से 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद MBBS की परीक्षा पास की। बहुत कम महिला अधिकारियों ने जहाज़ पर काम किया। यह पनडुब्बी में भी जाना चाहती हैं पर अभी महिलाओं को पनडुब्बी में जाने नहीं दिया जाता। ठीक है। तो इनकी इच्छा थी ये पनडुब्बी में भी जाएं, लेकिन अभी महिलाओं को पनडुब्बी में जाने की इजाज़त नहीं है। इसके बाद जो इन्होंने परेड की थी उसके बारे में, जब परेड होती है तो पीछे चार टोली जो हैं वो चलती हैं। पूरी परेड में 36 निर्देश होते हैं। निर्देश इतनी ज़ोर से देने होते हैं कि सबसे पीछे वाली टुकड़ी के लोग भी सुन पाएँ, देखने वाले तक भी आवाज़ सुने जो मैदान के दूसरी तरफ हैं। ठीक है। तो पीछे 4 टुकड़ी होती हैं और 36 निर्देश होते हैं और इतनी ज़ोर से निर्देश दिए जाते हैं कि जो पीछे वाली टुकड़ी है उसको भी सुनाई दे और जो मैदान के में बैठे हुए लोग हैं उनको भी सुनाई दे। ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट, प्रिज्म नाम इनके पापा ने दिया था। प्रिज्म ऐसा कांच होता है जो 7 रंग दिखाता है। वे चाहते थे कि ये भी इसी तरह अपनी पहचान बनाए, इसलिए उन्होंने बचपन में ही इनको यह नाम दिया। तो इसमें देखिए, आप ये ना सोचें कि इसमें इतने सारे पॉइंट ले लिए। ये सारे पॉइंट इम्पोर्टेंट हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, मैंने वही लिए हैं इसमें। इससे अलग आपके लिए कुछ नहीं आएगा। तो आपको केवल ये तैयार करना है और मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ आपके 15 में से 20 नंबर इसी एक वीडियो से कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद है हमारा चैप्टर नंबर 27। चैप्टर नंबर 27 जो इसमें कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं था, तो इसका नाम आप देख सकते हो, कोशिश हुई कामयाब। तो यहाँ पे हमारी जो क्लास 4th है वो कंप्लीट होती है। इसके बाद देखते हैं हम क्लास 5। ये है क्लास नंबर 5 और इसका है चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर का नाम है कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। तो फ्रेंड देखिए, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। अगर मैं इसे और ज़्यादा रिकॉर्ड करूँगी तो मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होगा वीडियो को अपलोड करने में, तो मैं इस वीडियो को यहीं स्टॉप कर रही हूँ। और देखिए, अगर आपका अच्छा रेस्पॉन्स आए इस वीडियो पे तो मैं क्लास 5 की वीडियो अपलोड कर दूँगी आपके लिए। इसके लिए आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना पड़ेगा और वीडियो को लाइक भी करना पड़ेगा। ठीक है। बाकी अगर आपको और देखनी है ये वीडियो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। तो वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।